अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड टॉपिक नंबर है 64 प्रेफर्ड स्टॉक्स वैल्यूएशन। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। ओके जी, 64 प्रेफर शेयर। प्रीवियस लेक्चर से ही हम लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया था स्टॉक्स का, जो कि कॉमन स्टॉक्स एंड प्रेफर स्टॉक्स हैं। कॉमन स्टॉक और प्रेफर स्टॉक्स के बारे में पढ़ा था। कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जिसकी वजह से कॉमन प्रेफर स्टॉक्स को प्रेफर स्टॉक कहा जाता है और कॉमन स्टॉक की निस्बत उनको ज़्यादा राइट्स होते हैं। आज जो हमने स्टडी करना है वो प्रेफर स्टॉक वैल्यूएशन है। दैट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी विल कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू प्रेफर स्टॉक्स। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल पढ़ चुके हैं, यानी ट्रू वैल्यू, किसी भी स्टॉक या शेयर की ट्रू वैल्यू जिस पर इसको परचेज कर सकते हैं, जो उसकी एक्चुअल होनी चाहिए। यानी इसी प्रोसेस को, यानी इस कैलकुलेशन को, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू की जो कैलकुलेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स। वी हैव डिस्कस्ड दैट द इंट्रिंसिक वैल्यू इज एक्चुअली द ट्रू वैल्यू। वही ट्रू वैल्यू जो बात करी थी, द वैल्यू एट विच द शेयर शुड बी प्राइस, यानी जिस प्राइस पर इसको होना चाहिए, यानी मैक्सिमम वो प्राइस, वो वैल्यू जिस पर मुझे मार्केट में इसे ख़रीदना चाहिए, जितनी मैं ख़रीदना चाहती हूँ। यानी मार्केट में अगर इतनी वैल्यू है देन मैं इस शेयर या स्टॉक को ख़रीदूँ तो मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल होगा। टेक्निकली स्पीकिंग, intrinsic value is the present value of all the cash inflows that a security generates. So if we want to calculate the intrinsic value of preferred stock, we need to calculate the present value of all the dividends that the preferred stocks will generate. Technically अगर कहा जाए तो intrinsic value यानी present value कहा जाता है। कोई भी सिक्योरिटी ख़रीदते हो आप, जैसे स्टॉक्स की बात कर लूँ, शेयर्स की बात कर लूँ, बॉन्ड्स की बात कर लूँ, तो उसके ज़रिए जो कैश इनफ्लो आता है, यानी आपके पास जो कैश आता है, सपोज़ करो आपने ख़रीदा, आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, पैसे मिलते हैं आपको, एवरी ईयर मिलते हैं या एवरी मंथ मिलते हैं या एवरी वीक जैसे भी मिलते हैं, यानी कैश इनफ्लो आ रहा है, यानी आपके पास आ रहा है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना, यानी वो पैसा जो इस सिक्योरिटी से निकलेगा, यानी आप अर्न करोगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना, यानी रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू फाइंड करना, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आप चाहते हो कि इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना प्रेफर्ड स्टॉक की, तो आपको पहले क्या करना होगा? उन डिविडेंड्स की, यानी डिविडेंड्स वो प्रॉफिट जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे। टू calculate the present value, we will have to apply an appropriate formula for the calculation of present value. But before we actually see how the present value stock dividends is calculated, we have to see that what are the assumptions of valuation of this model. अच्छा जी, जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें एक प्रोपरिएट फार्मूला ज़रूरत होगा जो प्रेजेंट वैल्यू का। बट इससे पहले, इन कैलकुलेशन से पहले हमें ये देखना है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है स्टॉक डिविडेंड्स की, जो प्रेजेंट वैल्यू वो किस तरह से कैलकुलेट होती है। और इसके लिए हमें देखनी है क्या मफरूज़े हैं, क्या पॉइंट्स हैं जो इस मॉडल्स की वैल्यूएशन के लिए बताए जाते हैं। We have talked about various types of preferred stocks and the features of these preferred stocks, including accumulation, participation, conversion, and redemption, but we assume that these preferred stocks do not have any of these features. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेफर स्टॉक्स के जो बारे में भी पढ़ा और उनके फीचर्स भी पढ़े। एक्यूमुलेशन पढ़ा था। एक्यूमुलेशन में क्या था कि अगर डिविडेंड कोई कंपनी या बिजनेस एक साल या एक मंथ डिस्ट्रीब्यूट, जो वो ईयर पर डिपेंड करता है कितना टाइम पीरियड है पर ईयर, या इस तरीके से पर ईयर की बात कर लूँ, एक ईयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, देन वो उसका जो है डिविडेंड होगा वो नेक्स्ट ईयर उसे ज़रूर पे करना है। जैसे अब इस साल का 10,000 था जो उसने पे करना था, वो नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर वो जो 10,000 है उसके साथ पे करेगा। ये था एक्यूमुलेशन। पार्टिसिपेशन क्या थी?
प्रेफर स्टॉक का फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, फिक्स्ड होता है डिविडेंड का रेट। तो वो लेने के बाद अगर तो कंपनी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही है तो उसमें से भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की बिना पर उनको कुछ डिविडेंड और मिलता है एक्स्ट्रा। ये पार्टिसिपेशन हो गई, यानी कॉमन शेयर होल्डर्स हैं उनके भी हिस्से में से वो पार्टिसिपेट करते हैं उनके हिस्से में। कन्वर्जन क्या थी, एक सिक्योरिटी को दूसरी में कन्वर्ट करना, यानी आप कॉमन प्रेफर्ड शेयर्स हैं या स्टॉक्स हैं उनको कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट करते हो। रिडेम्पशन यानी टेकिंग बैक, यानी अपनी सिक्योरिटी को वापस लेना, यानी आप अपनी इन्वेस्टमेंट है डिविडेंड आप वापस ले सकते हो। तो हम यहाँ पर ये कंसीडर करने लगे हैं कि ये जो चारों फीचर हैं ये यहाँ नहीं है। प्रेफर स्टॉक्स डू नॉट हैव एनी ऑफ दीज फीचर्स। अगर नहीं है, that is they are not convertible, not participating, not redeemable and not cumulative। यानी कन्वर्टिबल यानी आप प्रेफर्ड शेयर्स को कॉमन शेयर्स में तब्दील नहीं कर सकते, चाहे कंपनी जितना भी अर्न करे। तो उसको क्या है, वो जो एक्स्ट्रा मैंने कहा था ना कि फिक्स्ड रेट लेने के बाद तो वो जो बाकी अर्निंग कर रहे हैं कॉमन शेयर होल्डर्स का जो हिस्सा है उसमें भी पार्टिसिपेट करी होती है, यानी उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की बिना पर कुछ मिलता है। तो यहाँ क्या होगा, नॉट पार्टिसिपेटिंग का मतलब होगा फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न लेगी। नॉट रिडीमेबल यानी आपने जो डिविडेंड है वो आप दोबारा वापस टेक बैक नहीं कर सकते। क्यूमुलेटिव है यानी आपका अगर एक साल आपका डिविडेंड नहीं मिला तो वो आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। We can say that the stocks will always give us the dividend that they give, and it means that the preferred stocks, as they give us a fixed amount of dividend, if they are not redeemable, then they will always give us that dividend forever। मैंने अभी ये जो आपको बताया है यही बात है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो उसका डिविडेंड था वही वो देगा। And that makes the installment or dividend continuous perpetual earned forever, which means that to evaluate the preferred stock perpetuity present value is right assumption, यानी perpetuity जो present value है उसके assumption right होगी इसके लिए। The formula क्या है, dividends of preferred stocks are constants। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। कांस्टेंट इन टर्म ऑफ अमाउंट डिविडेंड पर ईयर एंड ऑल्सो दैट दीज पेमेंट्स आर इन्फिनिट। मतलब ये हुआ कि 1 ईयर आपको जो डिविडेंड दिया जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर्स जो आएंगे उसमें भी आपको सेम डिविडेंड ही दिया जाएगा और ये पेमेंट्स इन्फिनिट हैं यानी इन्फिनिट टाइम पीरियड के लिए होंगी। ठीक है, द असम्पशंस ऑफ इन्फिनिट पेमेंट्स बेस्ड ऑन द असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। ए बिजनेस और एंटिटीज आर कंसीडर्ड एज गोइंग कंसर्न इफ देयर आर नो चांसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन दैट बिजनेस। यानी कोई बिज़नेस है गोइंग कंसर्न उसे तब कहेंगे जब उसके क्लोज़ होने के या फिर कोई बंद होने के कह दो कि कोई चांसेस नहीं होते, यानी उनकी कोई डायरेक्टर्स की या बिज़नेस वालों की कोई इंटेंशन नहीं होती कि इसे क्लोज़ किया जाए। तो इस वजह से ये जो पेमेंट्स हैं इन्फिनिट रहेंगे, जब तक ये बिज़नेस चलता रहेगा ये पेमेंट्स चलती रहेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी फार्मूला इज़ यूज। ऊपर परपेचुटी की बात हुई थी और प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल परपेचुटी के बारे में पढ़ चुके हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या फिर कह सकते हो डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का जो कि हम यूज़ करेंगे, इंस्टॉलमेंट है। अब यहाँ मैंने नोट में राइट किया है, इसको ज़रा नोटिस कीजिएगा। हेयर दिस प्रेजेंट वैल्यू विल बी टेकन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। So we replace present value PV with V, which stands for intrinsic value, and here the installment is in the form of dividend, therefore this formula becomes as। अब यहाँ इंस्टॉलमेंट की बात हुई है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में जब इंस्टॉलमेंट की बात करते थे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट लेते थे और कैपिटल R लेते थे, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है जो इंस्टॉलमेंट है यहाँ बात हो रही है डिविडेंड की, तो इसी वजह से यहाँ पर डिविडेंड D लोगे। इंस्टॉलमेंट की जगह यहाँ राइट भी कर दिया डिविडेंड बाय, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज यूजुअल R ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर PV जो प्रेजेंट वैल्यू है उसने कहा कि यहाँ प्रेजेंट वैल्यू की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम उसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए V यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो D/R बना। ठीक है, पता चल गया। हेयर डिस्काउंटिंग रेट इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज़ द रिटर्न विच कैन एन इन्वेस्टर और शेयर होल्डर वांट्स टू अर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर डिस्काउंटिंग रेट का मतलब ही यही है, वो रिक्वायर्ड रेट, वो रेट ऑफ रिटर्न जो कि इन्वेस्टर या शेयर होल्डर जो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, जो ख़रीद रहा है, परचेज़ कर रहा है, वो इससे अर्न करना चाहता है। ठीक है, वो बताएगा।
नेक्स्ट सी एग्जाम्पल है पावर वैल्यू फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100। पावर वैल्यू फेस वैल्यू के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मार्केट प्राइस गिवन है, डिविडेंड रेट गिवन है, रिक्वायर्ड रेट गिवन है, सोल्यूशन गिवन है। अच्छा जी, आपने फाइंड करना है इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है, और इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए फॉर्मूला ऊपर बता दिया गया है, D/R है। डी फाइंड करना है। यहाँ पर डिविडेंड रेट गिवन है, बट मुझे तो अमाउंट प्राइस में चाहिए, तो जस्ट मैं क्या करूँगी, पार वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगी डिविडेंड रेट से। ये प्रीवियस लेक्चर में जैसे इंटरेस्ट करते थे उस तरह से अमाउंट में कन्वर्ट करने का वे बताया गया है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। तो मल्टीप्लाई करें 13%, 13 को 100 से डिवाइड करें, 0.13 आएगा। मल्टीप्लाई 100 करें, 13 रुपीज़ आएंगे, जो कि पर शेयर की अमाउंट है, यानी डिविडेंड ले रहा है वो पर शेयर 13 रुपीज़। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला D/R। अब D की वैल्यू 13 आई है, R यानी रिक्वायर्ड रेट मेरे पास है 20%। 20 को डिवाइड 100 करो तो आंसर आएगा 0.2। 13/0.2 आंसर विल बी इक्वल टू 65। अब मैंने एनालिसिस करनी है और डिसीजन लेना है कि मैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ इसको परचेज़ करना। तो मैं कैसे डिसीजन लूँ कि मुझे ये स्टॉक या शेयर परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है, जब भी इस तरह का डिसीजन लेना हो, जो स्टॉक या शेयर है या सिक्योरिटी है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को मार्केट प्राइस से कंपेयर किया जाता है। Here the market price is higher than the intrinsic value। as market price मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया था ये देखें 80 रुपीज़ हैं आपके, और यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू आई थिंक 65 रुपीज़ आई है, ठीक है। मार्केट प्राइस हायर है। मार्केट प्राइस का मतलब ये होगा कि मार्केट में ये इतने रुपए का सेल हो रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है जो मैं चाहती हूँ, एक्चुअल ट्रू वैल्यू है इस सिक्योरिटी की, इस शेयर की, इस स्टॉक की, जो मैं चाहती हूँ कि मुझे इतने का मिले, यानी इतने पैसों में मैं ख़रीदना चाहूँगी, क्योंकि इसकी रियल या ट्रू वैल्यू है ये। तो मार्केट में सेल हो रहा है 80 रुपीज़ का, वेयर इंट्रिंसिक वैल्यू 65 है। सो वी कैन से दैट द स्टॉक इज सेलिंग इन द मार्केट एट अ प्राइस विच इज़ मोर दैन इट्स ट्रू वैल्यू। भाई देखो, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, आपको पता है कि 10 रुपये की है, लेकिन आपको किसी शॉप से 20 की या 30 की या इतने की मिलेगी। आपको पता है इसकी वैल्यू है ही नहीं, इसकी कीमत इतनी है ही नहीं, तो आप नहीं लोगे, ठीक है ना। तो डिसीजन क्या बनाओगे नहीं लोगे। If you have to suggest somebody to buy or not to buy the stock, we would say that this is a stock not worth buying at a price of 80 because its true value is 65 and it's selling at price more than its वैल्यू। यानी इसको क्यों ख़रीदना नहीं चाहिए भाई, मार्केट में इतना महंगा बिक रहा है जबकि इसकी कीमत तो है ही नहीं इतनी, ठीक है। तो सेम उसी वे में, यानी मार्केट में 80 रुपये का बिक रहा है लेकिन इसकी असल वैल्यू है 65 की, तो आप इसको इधर इन्वेस्ट नहीं करोगे अपने पैसे। The question is that why intrinsic value is less than the market price or par value of the stock? The answer is that dividend rate is less than the required rate। मैं ऊपर दिखा दूँ dividend rate and the required rate, क्वेश्चन में उन्होंने राइट किया है। देखो dividend rate ये है और रिक्वायर्ड रेट ये है। डिविडेंड रेट लेस है रिक्वायर्ड रेट, यानी वो रिक्वायर्ड रेट ज़्यादा चाह रहा है, इस वजह से हमारी जो है प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यही उसने कहा क्यों कम है, ये रीज़न बता दी। If the required rate of return will be higher than the required dividend rate, you would always see that your stock will have a lesser value than the par value or even the market value. This is how to analyze the preferred stocks valuation we make decision. ओके जी, रिक्वायर्ड रेट इज़ मोर देन डिविडेंड रेट हो, यानी इस तरह से कर सकते हैं। IV जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू है इक्वल टू मार्केट वैल्यू, इफ़ कब होगी, जब डिविडेंड रेट एंड द रिक्वायर्ड रेट इक्वल आ जाएंगे। मैंने ऊपर दिखा दिया, लेस देन बताया हुआ था, ठीक है। तो अगर इक्वल आ जाते हैं देन इंट्रिंसिक वैल्यू भी मार्केट वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। अब डिसीजन क्या लेना है, एज इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ लेस देन मार्केट वैल्यू सो डू नॉट बाय इट। ये हो गया फाइनल डिसीजन। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।